नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। आज वीडियो विश्लेषणों का दिन है। आज हमारे पास देश की आंखें खोलने वाले बहुत सारे वीडियोस हैं और इन्हीं वीडियोस के आधार पर हम पूरे देश के साथ कुछ जरूरी संवाद करेंगे। हमारे देश की संस्कृति में परिवार सबसे ऊपर माना गया है, लेकिन जब किसी परिवार का बेटा किसी दूसरे परिवार की बेटी के साथ सरेआम छेड़छाड़ करता है तो फिर पूरा समाज शर्मिंदा होता है। 5 दिन पहले बेंगलुरु में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। इसके बाद इसका एक वीडियो सामने आया था और आज उस लड़की के साथ छेड़छाड़ करने वाले 2 लड़कों की तस्वीरें देश के सामने आ गई हैं। ये ऐसे लड़कों की तस्वीरें हैं जो महिलाओं की इज्जत नहीं करते और मौका मिलते ही महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाते हैं। इन लड़कों की सोच को एक्सपोज करना और इनका सामाजिक बहिष्कार करना आज बहुत जरूरी है। सबसे पहले इनके माता पिता को ही और इनके परिवार को ही इनके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी, इनके खिलाफ एक्शन लेना होगा। आमतौर पर जब किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ होती है तो वो घबरा जाती है, लेकिन कुछ लड़कियां ऐसी भी होती हैं जो उस वक्त अपनी सूझबूझ और हिम्मत को इकट्ठा करती हैं और सामने खड़े खतरे को न सिर्फ उसका सामना करती हैं बल्कि उसे नॉकआउट कर देती हैं। हमारे देश की हर लड़की को इसी ताकत की जरूरत है। बेंगलुरु में जिस लड़की के साथ छेड़छाड़ हुई वो अगर चाहती तो कुछ सावधानियां बरतकर छेड़छाड़ करने वाले लड़कों का डटकर सामना भी कर सकती थी। आज हम उस वीडियो का विश्लेषण एक बार फिर से करेंगे, आपको फिर से उसका एक रिप्ले दिखाएंगे और देश की हर लड़की को इस वीडियो की मदद से जागरूक बनाने की कोशिश करेंगे ताकि ऐसा हादसा दोबारा किसी और लड़की के साथ ना हो। इस वीडियो ने पूरे देश को एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि जिस भारत में महिलाओं की देवियों की तरह पूजा होती है, वहां ऐसी घटनाएं होती कैसे हैं और ऐसा कब तक चलता रहेगा। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो खराबी है, कहीं तो समाज और सिस्टम से कोई गलती हो रही है, वरना इस तरह के संस्कारों का लीकेज नहीं हो सकता। इसलिए डीएनए में आज हम देश के संस्कारों को जगाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ऐसे अब नहीं चलेगा। इसके बाद हम एक 2 साल के बच्चे की बहादुरी का वीडियो आपको दिखाएंगे। इस बच्चे को अमेरिका का हीरो कहा जा रहा है और लोग इस बच्चे की सूझबूझ की तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि इस बच्चे ने अपने जुड़वा भाई को माँ बाप की गैर मौजूदगी में बिना किसी की मदद लिए बचा लिया। ये बच्चों को घर में अकेला छोड़कर चैन की नींद सोने वाले माँ बाप का एक डीएनए टेस्ट है और कहते हैं कि एक तस्वीर में 1000 शब्दों से भी ज्यादा ताकत होती है। लेकिन पिछले 24 घंटों में दुनिया ने एक ऐसी तस्वीर को देखा है जिसने इस कहावत को भी छोटा कर दिया है। यह करीब 1.5 साल के एक बच्चे की लाश की तस्वीर है। इस बच्चे का नाम है मोहम्मद शोयात और इसकी तस्वीर ने पूरी दुनिया को दर्द के रिश्ते में बांध दिया है। इस तस्वीर ने बिना एक भी शब्द बोले पूरी दुनिया की नैतिकता पर एक गहरी चोट की है। इसे आप वर्ष 2017 में अब तक की सबसे दर्दनाक तस्वीर भी कह सकते हैं। इस तस्वीर के पीछे की कहानी क्या है, ये आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन आज का डीएनए टेस्ट शुरू करने से पहले देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। बंगलुरु पुलिस ने 1 जनवरी की रात एक लड़की से छेड़छाड़ के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 आरोपी अब भी फरार हैं। पकड़े गए सभी आरोपियों की उम्र 20 से 23 साल के बीच है। मुख्य आरोपी का नाम अयप्पा है, जबकि अयप्पा जिसकी बाइक पर बैठा था उसका नाम लीनो है। गली के मोड़ पर एक बाइक पर सुदेश और सोमशेखर और दूसरी पर जेम्स और पप्पी सवार थे। जेम्स और पप्पी अभी पकड़े नहीं गए हैं। 26 तारीख से ही ये लड़के विक्टिम को देख रहे थे, ये कब आती है कब जाती है, ये सब इनका चल रहा था। टीम लगाई हुई है, तो 4 मिले हैं, 2 तो मिलने ही हैं। आरोपियों की पहचान सीसीटीवी के आधार पर हुई है। सभी एक होटल में काम करते हैं और बेंगलुरु के कमान हाली के ही रहने वाले हैं, जहां ये वारदात हुई। 1 जनवरी की रात बेंगलुरु में लड़की से हुई छेड़छाड़ की वारदात पर अभिनेता अक्षय कुमार ने गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट किया। बेंगलोर में नए साल के जश्न में कुछ लोगों का वहशियत सा नाच देखा खुलेआम सड़क पर है? उसे देखकर पता नहीं आप लोगों को कैसा लगा, बाय गॉड, लेकिन मेरा खून खौल उठा। अभिनेता ऋतिक रोशन ने भी बेंगलुरु छेड़छाड़ की वारदात पर दुख जताते हुए कहा कि ऐसी घटनाओं की जिम्मेदारी पूरे समाज की है। If something like this is happening in an environment so close to me, then I definitely must be impacted, I must be affected, and I must do something about it.
आमिर खान और वरुण धवन ने भी बेंगलुरु की वारदात को दुखद बताया। वहीं बेंगलुरु वारदात के बाद अबू आजमी के बयान का अभिनेत्री ईशा गुप्ता ने सोशल मीडिया पर विरोध किया और अभिनेत्री आयशा टाकिया के पति फरहान आजमी ने उन पर भद्दी टिप्पणी कर डाली। 31 दिसंबर की रात दिल्ली में भी बेंगलुरु की तरह लड़की से छेड़छाड़ की वारदात हुई। मुखर्जी नगर में लड़कों ने बाइक पर जा रही एक लड़की को खींचा और उससे छेड़खानी करने लगे। काफी देर तक लड़की के चिल्लाने पर वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने आरोपियों को पकड़ा, लेकिन कुछ देर बाद ही आरोपियों के साथियों ने पुलिस टीम पर हमला करके उन्हें छुड़ा लिया। हमने देखा किसी लड़की से बदतमीजी कर रहे तो हम कूद के डिवाइडर जैसे ही गए, हमने उस लड़की को बचाया और वो भीड़ थी, वो सारी बाकी जो हमारा बाकी स्टाफ भी खड़ा था मौजूद, वो भी साथ में हमारे वहीं पे पहुंचा। लड़कों की भीड़ ने मनचलों को पुलिस से छुड़ाने के लिए जिप्सी में तोड़फोड़ भी की। वारदात के 5 दिन बाद भी पुलिस आरोपियों को पकड़ नहीं पाई है। 2017 का आम बजट 1 फरवरी को ही पेश होगा। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग केंद्र सरकार से आम बजट पेश करने की तारीख बदलने के लिए नहीं कहेगी। कांग्रेस समेत 16 विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग से मांग की थी, चुनाव प्रक्रिया के बीच में सरकार को बजट पेश करने से रोका जाए। इससे वोटर्स पर असर पड़ सकता है। माननीय राष्ट्रपति जी को 12 तारीख को हमने मीटिंग हुई और 14 तारीख को उनको एक हमने मेमोरेंडम दिया सभी पार्टीज की तरफ से कि कोई भी बजट प्रेजेंट नहीं होना चाहिए जब तक ये 5 राज्यों के इलेक्शन न हो। सरकार की ओर से मुख्तार अब्बास नकवी ने इसे विपक्ष की हताशा करार दिया। जो लोग इस तरह का विरोध कर रहे हैं उनके पास मुद्दे नहीं हैं और मुद्दों के दिवालियापन से जूझ रहे लोग इस तरह का विरोध कर रहे हैं। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के दौरान पहली वोटिंग 4 फरवरी को होनी है, जबकि 1 फरवरी को आम बजट के साथ रेल बजट भी पेश किया जाएगा। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने नोटबंदी की तारीफ करते हुए कहा कि फैसले से कालेधन और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को ताकत मिलेगी। राष्ट्रपति ने कहा कि इससे अर्थव्यवस्था की रफ्तार कुछ वक्त के लिए सुस्त पड़ सकती है। राष्ट्रपति ने ये भी कहा कि नोटबंदी से गरीब लोगों की परेशानियां बढ़ी और सरकार को इससे सावधान रहने की जरूरत है। बहुत अच्छी बात है, देश के राष्ट्रपति जी हैं और उन्होंने जो कहा है वो बहुत अच्छा कहा है और उसी के लिए ये पहल की गई है कि देश से काला धन कैसे समाप्त हो। जो काले धन का जो जिन्होंने संचय किया है ऐसे लोगों पर ये कठोर कार्रवाई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने चुनाव निशान और आगे की रणनीति पर चर्चा करने के लिए आज अपने समर्थकों के साथ बैठक की, जिसमें 211 विधायक और 51 एमएलसी मौजूद थे। बैठक में मौजूद सभी विधायकों और एमएलसी ने समर्थन के शपथ पत्र पर दस्तखत किए। शपथ पत्र कल चुनाव आयोग को भेजा जाएगा। अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी असली समाजवादी पार्टी है। हम चुनाव आयोग भी गए थे, चुनाव आयोग ने 3 दिन में हमसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, उन डॉक्यूमेंट को हम दे रहे हैं। मुझे उम्मीद है 3-4 दिन के बाद चुनाव आयोग फैसला कर देगा। इस विवाद पर वकीलों से कानूनी राय लेने के लिए मुलायम सिंह आज दिल्ली में 2 वकीलों से मिले भी। इधर चुनाव आयोग ने दोनों पक्षों से हलफनामा मांगा है। हलफनामे में विधायकों, एमएलसी और पार्टी पदाधिकारियों के समर्थन के बारे में जानकारी देनी होगी। दोनों पक्षों को चुनाव आयोग ने 9 जनवरी तक का वक्त दिया है। पटना में आज गुरु गोविंद सिंह के 350वें प्रकाश पर्व के मौके पर पीएम मोदी और बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने एक दूसरे की तारीफ की। पीएम मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार में शराबबंदी कर आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद होने से बचाया। नशा मुक्ति का जिस प्रकार से उन्होंने अभियान चलाया, आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए उन्होंने जो बीड़ा उठाया है, मैं उनकी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं। नीतीश कुमार ने गुजरात में पूर्ण शराबबंदी के लिए पीएम मोदी की तारीफ की। प्रधानमंत्री पद के पदभार ग्रहण करने के पहले गुजरात के मुख्यमंत्री थे। 12 वर्षों तक वहां के मुख्यमंत्री रहे और उन्होंने भी मजबूती से शराबबंदी को लागू किए रखा। गुरु गोविंद सिंह के 350वें प्रकाश पर्व के मौके पर पीएम मोदी ने डाक टिकट भी जारी किया। पंजाब के सीएम प्रकाश सिंह बादल भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर बिहार में बड़ी ही धूमधाम से 350वां प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। कई देशों से लोग इस मौके पर पटना पहुंचे।
पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेताओं के घरों और दफ्तरों पर हो रहे हमले को लेकर बीजेपी की एक टीम ने आज गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की अगुवाई में नेताओं ने गृह मंत्री को टीएमसी के खिलाफ ज्ञापन सौंपा। हमारे वरिष्ठ नेता बंगाल के राहुल सिन्हा जी के साथ, सिद्धार्थनाथ सिंह जी के साथ, जॉर्ज बेकर, हमारे मिनिस्टर बाबुल सुप्रियो जी के साथ आज माननीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी से मिले और बंगाल की वास्तविक स्थिति हमने बताई है। इस बीच पार्टी के सांसदों की गिरफ्तारी के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस ने भी पीएमओ के बाहर प्रदर्शन किया। रोज वैली चिटफंड घोटाले के मामले में टीएमसी के 2 सांसदों सुदीप बंदोपाध्याय और तापस पाल की गिरफ्तारी के बाद से टीएमसी प्रदर्शन कर रही है। कोलकाता में बलूचिस्तान और कश्मीर मुद्दे पर होने वाले कार्यक्रम के रद्द होने पर लेखक तारिक फतेह ने सवाल उठाए हैं। कलकत्ता क्लब की ओर से 7 जनवरी को ये कार्यक्रम होना था, जिसमें तारिक फतेह को भी शामिल होना था। क्लब की ओर से अचानक तारिक फतेह को कार्यक्रम रद्द करने का ईमेल मिला, जिसमें कहा गया कि ये एक प्राइवेट क्लब है और ऐसे इवेंट से शहर का माहौल खराब होगा। तारिक फतेह ने कार्यक्रम रद्द करने के लिए पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया। The main organizer of the event, he has told me, the retired Indian officer, he said that there is pressure from the government on the police to stop this event. वरना कलकत्ता पुलिस अपने तौर पे तो नहीं जाएगी, उनको क्या पता मैं कौन हूँ। कार्यक्रम रद्द होने पर बीजेपी ने कहा कि ममता सरकार को आत्ममंथन की जरूरत है। ये उनके लिए आत्ममंथन करने की आवश्यकता है जो इस प्रकार का सोचते हैं, परंतु दोनों ही सूरतों में ये उनके लिए भी लाभदायक साबित नहीं होने वाला। सुप्रीम कोर्ट ने एयर इंडिया विमान खरीद घोटाले में सीबीआई को 17 जून तक जांच पूरी करने का आदेश दिया है। इसी मामले में दाखिल एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया। याचिका में कहा गया था कि यूपीए सरकार में एयर इंडिया ने बिना वजह 111 विमान खरीदे, जिनमें 67,000 करोड़ का नुकसान हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई पहले से ही केस की जांच कर रही है। एयर इंडिया में इस घोटाले का खुलासा जी न्यूज ने किया था। विमान खरीद के टेंडर हासिल करने के लिए कनाडा की कंपनी के अफसरों ने रिश्वत दी, जिसके लिए कनाडा कोर्ट ने दोषियों को 3 साल की सजा सुनाई थी। कनाडा कोर्ट के फैसले में तत्कालीन नागरिक उड्डयन मंत्री प्रफुल्ल पटेल का भी जिक्र है। आरोप है कि तत्कालीन नागरिक उड्डयन मंत्री प्रफुल्ल पटेल को $40 लाख की रिश्वत दी गई। श्रीनगर में आज मौसम की पहली बर्फबारी हुई। बर्फबारी की वजह से श्रीनगर और डोडा समेत पूरे कश्मीर में ठंड बढ़ गई। श्रीनगर में पिछले 24 घंटों के दौरान 7.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। बारिश और बर्फबारी की वजह से पारा 0 से नीचे पहुंच गया। तो काफी अच्छा लग रहा है, काफी दिनों के बाद हम आए हैं, मतलब सालों के बाद आए हैं, तो अच्छा लग रहा है। इट्स लुक लाइक जस्ट मिनी स्विट्जरलैंड ओवर हियर, तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ का, तो बहुत अच्छा लग रहा है। फिर से दोबारा आएंगे। कभी सुनो देखा था आपने पहले? देखा था पर इतना अच्छा नहीं देखा था। भारी बर्फबारी की वजह से श्रीनगर लेह हाईवे बंद कर दिया गया है।